समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने हमारा ये साप्ताहिक शो शेखर से सवाल लेकर हाजिर हैं। एपिसोड थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट पेश किया, जो कि लगातार उनका 9वां बजट था और हम चाहते थे कि हम बजट पर आपके क्वेश्चन और सवाल उठाएं। तो शेखर, सारे सवाल आज बजट पर ही हैं। दर्शकों के सवाल लेने से पहले आपसे पूछना चाहूंगी, आपके लिए इस बजट के हाइलाइट्स क्या थे? देखिए, सबसे बड़ी हाईलाइट ये है, जिसको मैंने लिखा भी है और बोला भी है, कि ये एक सरकार तो पॉलिटिकली कॉन्फिडेंट है जी। अब उनको लगता है कि जो 2024 का शौक लगा था 240 सीट वाला, वो खत्म हो गया है, तो पॉलिटिकली कॉन्फिडेंट है। किसी के लिए उन्होंने कोई फेवर नहीं किया, किसी को टैक्स कट नहीं किए। कोई लोग बोल रहे थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स काट दो, वो नहीं काटा जी। किसी राज्य को पैसे नहीं दिए, कोई फ्रीबीज नहीं दी, और ना कि उन राज्यों को भी जहाँ पे अब चुनाव होने वाले हैं उनको भी कुछ स्पेशल अलग से नहीं दिया। ये आमतौर पे भारत में नहीं होता। तो ये दिखाता है कि सरकार इस समय बहुत आत्मविश्वास में है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ये बजट उस समय के लिए है जबकि आपको देश में तो एंग्जाइटी नहीं है पॉलिटिकली। आप सोचते हैं कि मैं बिल्कुल टिका हुआ हूँ, कोई मुझे चुनौती नहीं है। लेकिन दुनिया में जियोपॉलिटिकली आपको बहुत एंग्जाइटी है, आपको बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है कि पता नहीं क्या होगा कल को क्या भरोसा है ट्रंप की अगली ट्रुथ सोशल पोस्ट में क्या लिखा हो। क्या पता है ईरान में लड़ाई शुरू हो जाए या ईरान में फैसला हो जाए कोई। क्या पता यूक्रेन में अब कोई सेटलमेंट हो जाएगा या पोजीशंस उनकी और हार्डन हो जाएंगी। क्या पता है ऑयल प्राइस क्या होगा, ये भी नहीं पता। रुपया डॉलर कहाँ जाएंगे। तो ये सारी इस समय जो और सबसे बड़ी बात कि जैसे चीन में अब इतने बड़े जो उनके सेना में टॉप में सब लोग निकाले गए हैं, सारे जनरल चीफ ऑफ स्टाफ, जो उनका वाइस चेयरमैन है उसको भी निकाल दिया गया। तो वहाँ पे इसका क्या असर होगा। लेकिन वो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में अब आसिम मुनीर कब फिर से इतने डेस्परेट हो जाएंगे और फिर कब इतने असुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि उनका तो सत्ता में जो रहना एक दादागिरी से है ना जी। उनके सत्ता में रहना कोई चुन के तो आए नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनली भी नहीं है, वो तो हैं वहाँ पे। तो जब उनको लगेगा कि लोग नाराज हो रहे हैं या कुछ दंगे हो रहे हैं जैसे अब बलूचिस्तान में हो रहे हैं, तो वो अपनी स्थिति बचाने के लिए कब फिर से हमारे गले पड़ जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं जिनसे एक जियोपॉलिटिकल एंग्जाइटी है। तो इसमें आपके घर में आपकी पॉलिटिकली आपका कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, लैक ऑफ एंग्जाइटी है, लेकिन जियोपॉलिटिकली टोटल एंग्जाइटी है। तो उस समय के लिए बजट बनाया गया है। शेखर, पहला सवाल आदित्य कुमार का लूंगी। इनके आधे सवाल का जवाब आप ऑलरेडी दे चुके हैं। ये पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि सरकार अब अपने चुनावी समर्थन को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है? बजट दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी लग रहा है, जिसमें युवाओं, एक्सपोर्ट्स, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इकोनॉमी और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर खास ध्यान दिया गया है। क्या आप इस बजट की कुछ कमियों के बारे में बता सकते हैं? देखिए, कमियां तो बहुत हो सकती है। पहली बात तो यह है कि भारत सरकार को काफ़ी समय हो गया जब से उसने कोई बहुत रिफॉर्मिस्ट या डीरेगुलेटरी सजेशन नहीं दिया हो। अब जैसे QCOs वगैरह हमने विड्रॉ किए, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, या हमने GST को कम किया, ये तो सब काम वो थे जो इसी सरकार ने किए थे, उसी ने रिवर्स कर लिए। तो एक जो होता है कि सरकार, सबसे बड़ा सिग्नल जिसकी मैं इंतजार करता रहता हूँ, मुझे लगता नहीं कि वो मोदी जी के अंडर होगा, वो एक कि सरकार बोले कि हम व्यापार से निकल रहे हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में भी विश्वास रखते हैं। प्राइवेट सेक्टर उतना ही अपना है जितना कि पब्लिक सेक्टर है। अब जैसे कॉन्कोर है जी। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी है। इतनी बड़े बेहमत को भारत सरकार ही क्यों चलाए? इसके 4 टुकड़े करके 4 बार में प्राइवेटाइज भी किया जा सकता है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट में प्राइवेटाइज करने का जज्बा भी नहीं है और उनकी आइडियोलॉजी भी नहीं है, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट भी नहीं है। तो
ये जो सिग्नल होते हैं रिफॉर्म के लिए, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इससे एकदम लोगों को बहुत हिम्मत आती है और लोगों को लगता है अरे ये सरकार तो रिस्की रिफॉर्म कर रही है। लेकिन मोदी सरकार रिस्की रिफॉर्म नहीं करती है। उन्होंने रिस्क लिया तो लिया, जैसे डिमोनेटाइजेशन में ले लिया जो जी। गलत हो गया, लेकिन रिस्की रिफॉर्म नहीं करती है और अच्छे रिफॉर्म करती है। जैसे कि हमारा बैंक्रप्सी कोड है, वो एक अच्छा रिफॉर्म है। कुछ बैंक्स का कंसोलिडेशन किया, वो भी अच्छा रिफॉर्म है। अब क्यूसीओ चलिए ठीक है, अपने आप करके वापस लिए, लेकिन फिर भी रिफॉर्म तो हुआ, वो भी बेहतर है। और ऐसी कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, लेकिन एक जो लैंडमार्क जो होता है हिलाने वाला, वो कुछ रिफॉर्म नहीं है। शेखर, अगला सवाल लूँगी सुशांत श्रिनॉय का। वो बोल रहे हैं आप कहते रहते हैं कि भारत को अपने डिफेंस बजट खर्च में वृद्धि करनी चाहिए। इस बजट वृद्धि से कितना फ़ायदा होगा? देखिए, कहने को तो बोले कि अरे आपको डबल कर देना चाहिए, लेकिन वो उसमें होता है कि आप कर तो दें, लेकिन मार्केट में सामान तो है नहीं। हुँ। अगर आपको फाइटर प्लेन चाहिए तो ये तो है नहीं कि आप फैमिलीज में गए और बोला भैया मुझे 6 प्लेन दे दो, वैसे नहीं होता है। जी। आप पहले चुनते हैं, फिर नेगोशिएट करते हैं, फिर ऑर्डर करते हैं, फिर दूसरा आदमी बनाना शुरू करता है, पहले आप 10% एडवांस देते हैं। तो ऐसी चीज़ें एकदम नहीं होती। तो हम भी ये नहीं कह सकते कि एकदम आप डबल कर दीजिए, लेकिन मैं ये लिखता आया हूँ कई 2-2.5 साल से। आप देखिए कि ये जो 1.9% पे हम जम गए थे हुँ। मोदी सरकार आने के बाद, 1.9% जीडीपी का, और उसमें भी एक ट्विस्ट है, आपको बताऊंगा। उसमें जम गए थे तो वो बहुत कम था। तो मैं बोलता था कि ठीक है आप उसको एकदम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हर साल अब 10 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दीजिए। एक साल 1.9 से 2 हो जाए, अगले साल 2 से 2.1 हो जाए, उससे अगले साल 2.2 हो जाए। तो करते करते 5 साल में आप 2.5% जीडीपी का आ जाएंगे। तब तक हमारी जीडीपी भी बढ़ती रहेगी, तब हम एडिक्वेट रहेंगे। फिर कुछ साल हम वहीं रहें, 5-1 साल, तब हमें लगेगा कि हम अब फुल्ली सिक्योर हो गए हैं, खास करके पाकिस्तान से। पाकिस्तान के साथ हमारा डिटरेंस हो गया है। वो अब तक नहीं हो रहा था, बल्कि सच्चाई ये थी कि अब तक 1.9% ऑफ जीडीपी जो एलोकेट होता था, हर साल उसमें से काफ़ी अनस्पेंट वापस किया जाता था। अब जो अनस्पेंट वापस किया जाता था, ना खर्च किया, वो सैलरीज में तो नहीं बचता था, सैलरीज पूरी देनी पड़ती है। पेंशन में भी नहीं बचता था, वो भी पूरी देनी पड़ती है। पेट्रोलियम ऑयल, लुब्रिकेंट्स जो होता है, जिसको रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं, वो भी पूरा होता था। ये सब कैपिटल बजट से जाता था। कैपिटल बजट वो जहाँ से हम हथियार खरीदते हैं, मॉडर्नाइजेशन करते हैं, उससे वापस आता था। इसका मतलब है कि हम खर्च ही नहीं कर पा रहे थे। पिछले साल 24-25 के साल में अब आप सोचिए, और उसके ऊपर एकदम मॉब सिंदूर आया। उस साल हमने 16,000 करोड़ 16,000 करोड़ हमने वापस किया, ना खर्च किया, जो हम खर्च ही नहीं कर सके। 16,000 करोड़ उस समय $2 बिलियन थे। अब सोचिए कि $2 बिलियन में क्या क्या आ सकता था आपके पास। जी। लेकिन आपने वापस से कर दिया। और मैंने डेटा देखा है, इसके ऊपर मैं कटर करूंगा 1-2 दिनों में, कि 10-12 साल से पिछले हर साल भारत ये पैसा वापस कर रहा है। इस बार पहली बार जो बजटेड पैसा था वो पूरा खर्च हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि सैलरीज और पेंशन तो होना ही है ना, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है वापस जाने का। लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन है, जो एक्विजिशन है, जो कैपिटल बजट है, वो डिस्क्रिशनरी है। वो आप सोचेंगे लेना है नहीं लेना है, खर्च करना है नहीं करना है, आर्मी को दें, नेवी को दें, एयरफोर्स को दें, अगर मान लीजिए नेवी को देना है पनडुब्बी में दें, एयरक्राफ्ट कैरियर में दें, एरोप्लेन में दें, हेलीकॉप्टर में दें, ये सब चीज़ें देखने वाली होती हैं। तो वो खर्च नहीं कर पा रहे थे दुविधा में। इस साल 1,80,000 करोड़ कैपिटल बजट एलोकेट किया गया था, फिर उसको बढ़ा के रिवाइज एस्टिमेट में 1,86,000 करोड़ किया गया, और वो सारा का सारा खर्च हुआ है। तो 11वां साल है, 11 साल के बाद पहली बार पूरा कैपिटल बजट खर्च हुआ है। और फिर कैपिटल बजट अब बढ़ाया भी गया है। वो 1,86,000 करोड़ जो था, उसको 2,19,000 करोड़ अब बनाया गया है, और लगता है कि इस साल खर्च भी होगा। मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर एक ट्विस्ट है, इसके अंदर एक गांठ है जो मैं आपको बताऊंगा। गांठ ये है कि अगर आप पूरा बजट देखें, आप कोई भी कंपनी चलाएं, कोई दुकान भी चलाएं, सबको पता होता है कि आपके फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सैलरीज होती है, आपका किराया होता है, आपका फ्यूल होता है, हमारे जैसों के लिए इंटरनेट बैंडविड्थ होती है, या जो कि हमारा वेब होस्ट होता है उसकी फीस होती है। वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो आप बदल नहीं सकते, जो आपको करनी ही है। सवाल ये है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं।
मतलब आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आप अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए सेना में वो या सरकार में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो जो चीज़ें हैं, जो खर्चा पानी रोज़ का होता है, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट सैलरीज और पेंशन होती है, खर्चा पानी रोज़ का जो होता है वो रेवेन्यू बजट होता है। तीसरा जो कैपिटल बजट होता है उसी को आप खर्च करके कुछ नई चीज़ ले सकते हैं। जी। तो आपके कैपिटल बजट के टोटल बजट में क्या अनुपात है? जब मोदी सरकार आई, यूपीए, हालांकि यूपीए को बहुत बुरा भला कहा जाता है, लेकिन यूपीए के समय करीब 32 से 34% तक ये अनुपात कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट में चल रहा था। लेकिन अचानक वो 24% हो गया, फिर एक साल 18% हो गया। इसका मतलब आपके पास कुछ खरीदने को बचा ही नहीं। फिर वो 23-24 ऐसे चलता रहा। इस साल भी कैपिटल बजट बढ़ने के बाद भी 27% ही आएगा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मोदी सरकार का और बीजेपी का कहिए, एक वायदा था वन रैंक वन पेंशन करने का। वायदा तो ठीक था, वो कर दिया। जी। आते ही वन रैंक वन पेंशन आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन अपने बजट तो उसके साथ बढ़ाया नहीं। तो कहीं से तो आप पैसे लेते ना। आपने वो कैपिटल बजट से लेके, क्योंकि आप सैलरी नहीं घटा सकते, आप अपना रेवेन्यू खर्चा जो है वो नहीं घटा सकते, तो आपने कहाँ से? कैपिटल बजट से ही हटाया। इसलिए कैपिटल बजट की परसेंटेज कम हो गई, क्योंकि इस समय भी जो पेंशन का बिल है वो हमारी सैलरी बिल से ज़्यादा है फौज का। तो वो अब धीरे धीरे करेक्शन हो रही है। अब कब तक वो 34% तक आएगा? इसीलिए अग्निवीर स्कीम भी आई है। मुझे नहीं लगता कि वो अभी 5-7 साल उस लेवल पे आने वाला है। तो ये एक हमारे डिफेंस बजटिंग में एक बहुत गहरी समस्या चल रही है। लेकिन फिर भी उसमें जो इस साल किया गया वो बोल्ड है, वो अच्छा है। इससे ज़्यादा अगर पैसा अवेलेबल करा भी देते तो सेनाएं खर्च नहीं कर पाती एक साल के अंदर, क्योंकि एवैल्यूएशन में, खरीदने में, अभी तो हमारा जो 2025 का डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर डीएपी 2025 आना था, वही अभी तक नहीं आया है। ये बहुत पेचीदा मसले होते हैं। शेखर, अगला सवाल अरविंद का है। बोल रहे क्या ओल्ड पेंशन स्कीम के दोबारा शुरू होने की कोई संभावना है? केंद्र सरकार ने 8th पे कमीशन लागू कर दिया है। क्या ये मान लेना सही होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम डेड हो चुकी है? हिमाचल प्रदेश जैसे जिन राज्यों ने इसे दोबारा शुरू किया है, वहाँ इसकी मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, मैंने हिमाचल प्रदेश का स्टडी नहीं किया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी भी राज्य के पास पैसे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की। और सवाल ये कि अब करीब 25 साल से न्यू पेंशन स्कीम चल रही है, तो उसको आप रिवर्स कैसे करेंगे? बल्कि आप ये देखेंगे कि इससे जब लोग निकलेंगे बाहर, तो उनके जो बेनिफिट्स होंगे वो इतने ख़राब नहीं होंगे, वो ठीक ठाक होंगे उनके बेनिफिट्स। तो मैं नहीं मानता कि ओल्ड पेंशन स्कीम वापस आने वाली है। और कांग्रेस जो भी कह ले, लेकिन जब ये न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी, तब कांग्रेस भी इसके साथ ही थी। कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया था। तो मैं नहीं समझता कि हम एक पेंशनर्स नेशन बनने वाले हैं। आप देखिए यूरोप में क्या हाल हुआ है। फिर वो क्या करते हैं? फिर वो रिटायरमेंट एज बढ़ा देते हैं। अब पिछली बार फ्रांस में इतनी प्रोटेस्ट और दंगे क्यों हुए? वो इसलिए हुए कि सरकार ने कहा कि आपकी रिटायरमेंट की उम्र हम 5 साल बढ़ा रहे हैं। वो क्यों था? वो इसलिए था कि 5 साल पेंशन ना देनी पड़े, ये लोग काम करते रहें। वो पेंशन पे चले जाएंगे तो पेंशन का खर्चा एक तरफ रहेगा, और इनकी जगह अलग लोग रखेंगे तो उसका खर्चा अलग रहेगा। तो पेंशन जो है एक पॉलिटिकल इशू भी है, और वैसे भी फिजिकल मैनेजमेंट के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण इशू है। तो मुझे लगता नहीं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई वापस जाएगा। कोई भी सरकार वापस जाएगी अभी, क्योंकि वो 25 साल हो गए। जिस गांव वापस जाना नहीं, उसका रास्ता क्यों पूछना? शेखर, अगला सवाल रजत गुप्ता का है। बोल रहे हेडलाइन फिस्कल डेफिसिट टारगेट के अलावा क्या आपको लेटेस्ट नेशनल बजट में फिस्कल प्रूडेंस के लिए कोई भरोसेमंद रोड मैप दिखता है, खासकर राज्यों के लिए कोई टारगेट या इंसेंटिव? ये फ्रीबीज और सब्सिडी के दबावों को कैसे मैनेज करता है, साथ ही बढ़ती डिफेंस ज़रूरतों के लिए फिस्कल स्पेस भी बनाता है? नेशनल बजट में अभी भी फिस्कल एंकर और फ्रीबीज पर मजबूत स्टैंडर्ड्स की कमी दिखती है और राज्य वैसे भी इसकी परवाह नहीं करते। इन सुरक्षा उपायों के बिना क्या इस बात का असली खतरा नहीं है कि एक फिस्कल संकट में बदल सकता है ये? देखिए, फिजिकल संकट तो कभी भी हो सकता है, उसका तो ध्यान रखना पड़ता ही है। जहाँ तक हमारे राज्यों की बात है, इस बार का अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखें, तो इकोनॉमिक सर्वे में बात कही गई है कि राज्य अपनी फिजिकल डिसिप्लिन नहीं रख रहे हैं, अपनी फिजिकल सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनका घाटा बहुत बढ़ रहा है। उनका जो नेशनल जीडीपी का परसेंटेज 0.1% था, जो राज्यों का
डेफिसिट था वो अब 0.7% हो गया है। सारे देश की जीडीपी की परसेंटेज, अगर जीडीपी सारे देश की 4.4% घाटा है तो उसमें से 0.7% अब राज्यों से आ रहा है। तो ये क्यों हुआ? ये ज़्यादा इसीलिए हुआ कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस राइड्स, फिर आपने 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 3,000 रुपये, बिहार के केस में 10,000 रुपया एक बार में दे दिया, और इसमें कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। कितनी सारी स्टेट्स तो बीजेपी और बीजेपी के एलाइज के साथ हैं, उन्होंने भी ये काम किया। लाड़की बहना स्कीम बीजेपी लाई, लाडली बहना स्कीम बीजेपी लाई मध्य प्रदेश में, लाड़की बहना महाराष्ट्र में, फ्री बस राइड्स कांग्रेस ने शुरू की लेकिन अब बीजेपी हर जगह कर रही है। फिर कैश देना शुरू किया, कैश बिहार में 10-10 हज़ार रुपये दे दिया महिलाओं को। तो ये सारे काम सबने शुरू किए हैं और इस सब का बुरा असर अभी हो रहा है, और इसका सबसे बुरा असर हमारी बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन पे हो रहा है। अब कई स्टेट्स में अब देखें क्या हो रहा है कि बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको इतना घाटा हो गया कि जब वो पैसा उधार लेने जाती है उसकी रेटिंग इतनी लो होती है कि उसको 12-13% दर पे, ब्याज की दर पे लोन मिलता है जी। उस पर तो कोई काम नहीं चला सकता। आम इंसान कोई एक घर बनाने के लिए उससे कम पे मिलता है। ये सरकार की कंपनियां हैं, तो उन्होंने एक तरीका निकाला है, मैंने तेलंगाना में भी सुना, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हमसे ऑफ द कफ में बात करते हुए भी ये बताया कि उन्होंने अपनी कंपनी को स्प्लिट कर लिया है। तो जो मुफ्त पावर दे रही है फार्मर्स को और सस्ती पावर दे रही है कुछ लोअर मिडिल क्लास को, उसको एक कंपनी में रख दिया। उसका जो घाटा है वो सरकार बजट से डायरेक्टली दे देती है। फिर जो बाकी सब लोग जो बिल दे रहे हैं उनको जो बिजली जा रही है वो दूसरी कंपनी में डाल दिया, क्योंकि उसका बिल पे हो रहा है इसलिए वो कंपनी फ़ायदे में है। वो फ़ायदे में तो उसकी रेटिंग फिर बढ़ जाती है, वो उधार थोड़ा सस्ता ले सकता है। तो ये इतनी हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमने एक फ्रीबी कल्चर बना दी अपने देश में। इसका सोल्यूशन कोई बजट के थ्रू नहीं हो सकता है, यूनियन बजट के थ्रू नहीं हो सकता है। इसका समाधान तभी हो सकता है जब हमारे सब राजनेता मिलकर बैठें, बोले कि भाई ये गलत है, हमें ऐसे वोट खरीदने नहीं है। शेखर, अगला सवाल रामी रेड्डी का है। बोल रहे हैं, क्या इस बजट से देश पर मौजूदा कर्ज बढ़ेगा या घटेगा? क्या हमें अपने मौजूदा कर्ज को लेकर चिंतित होना चाहिए? देखिए, कर्ज तो हमारे पे है, लेकिन अगर आप देखिए तो वित्त मंत्री ने आज कहा कि जो हमारे डेट टू जीडीपी है अब करीब 55% के करीब आ गया है। अगले साल वो कहते हैं 54 के आसपास आ जाएगा और 2031 तक 50% के आसपास आ जाएगा। तो हमारी जीडीपी बढ़ रही है लेकिन डेट की जो रेशो है वहाँ पे वो कम हो रही है। तो जब तक डेट टू जीडीपी रेशो बेहतर होती रहे तब तक इसमें इतनी चिंता की बात नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा खर्चा तो इंटरेस्ट पेमेंट्स ही है, तो वो ना होता तो अच्छा था। लेकिन अगर कम से कम फिस्कल डिसिप्लिन रहे सरकार का जी। और मैं तो चाहता हूं कि सरकार अपनी एसेट सेल करके जिन कंपनीज में, चलो सरकार प्राइवेटाइज ना भी करे, पर जिस कंपनी में सरकार का 80% 90% शेयर होल्डिंग है वो धीरे धीरे करके बेचती जाए और उस पैसे को लाए और सरकार अपनी बोरोइंग मार्केट में कम करे। अगर सरकार अपनी बोरोइंग मार्केट में कम करती है तो इंटरेस्ट रेट्स जो बॉन्ड्स में हैं वो रेट्स कम होते हैं। वो रेट्स कम होते हैं तो सरकार का अपना इंटरेस्ट पेमेंट का जो बर्डन होता है, जो बोझा होता है, वो कम होता है। तो जिसको कहते हैं एक वर्चुअस साइकिल शुरू हो जाती है। अभी वो होने का कोई चांस लग नहीं रहा है क्योंकि लगता नहीं कि मोदी सरकार एसेट सेल में विश्वास रखती है। शेखर, अगला सवाल विनीत शर्मा का है। बोल रहे, सरकार हर साल टैक्सेस और एलटीसीजी में कटौती नहीं कर सकती क्योंकि उसे फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और कुछ डेवलपमेंट कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। लेकिन 12.5% एलटीसीजी कमज़ोर डॉलर और चीन तथा अन्य साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ या देशों में जहां ज़ीरो एलटीसीजी के कारण विदेशी निवेशक या एफआईआई रिकॉर्ड दर से भारतीय बाज़ारों से बाहर निकल रहे हैं। सरकार एफआईआई की परेशानी या विदेशी निवेशकों की परेशानी कम करने के लिए कुछ सक्रिय कदम क्यों नहीं उठा सकती? क्या आपको नहीं लगता कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ज़्यादा बाज़ारों को समर्थन देने की भी उनकी सीमा होती है? देखिए, दूसरी बात ये भी है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको मैं आगे लेके जाऊंगा। वो ये भी है कि जो हमारे घरेलू इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे देश के निवेशक हैं, जो सिप्स खरीद रहे हैं 1.5-2 साल से, तो हमारे वित्त मंत्री भी कहते हैं कि देखिए एफपीआई चले गए तो क्या हुआ, हमारे लोगों ने, भारत के वीर जवानों ने सिप्स खरीदी, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है। 1.5 साल से उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। फिर बोलेंगे इसमें कोई रिटर्न ही नहीं है तो मैं क्या करूं। तो कभी
हर कोई हिम्मत हार सकता है। अगर फिक्स डिपॉजिट में आप जाएं तो आप बिल्कुल नॉमिनल रेट पे फिर आप टैक्स देंगे 30% के ऊपर जो भी होता है। तो ये बात ज़रूर है कि टैक्सेशन से आप कहीं बच नहीं सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वगैरह जो अलग डिस्पेंसेशन था उसका एक लॉजिक था, और लॉजिक ये था कि जो मार्केट में जाता है इंसान वो कुछ रिस्क वहाँ पे लेता है। फिक्स डिपॉजिट तो बिल्कुल बैंक में है, सेफ है। कभी कभी कोई कोऑपरेटिव बैंक हमारे यहाँ लुढ़क जाए, उसमें भी ज़्यादातर लोगों का पैसा वापस मिल जाता है। बैंक डूबते नहीं है, कुछ ना कुछ। येस बैंक भी नहीं डूबा तो और कौन डूबेगा। तो ये आपकी बात ठीक है, LTCG वगैरह में कुछ रियायत होनी चाहिए, और सरकार को बॉन्ड्स को प्रमोट करना चाहिए, और डीप जिसको कहते हैं डीपन और वाइडन करना चाहिए बॉन्ड मार्केट को। लेकिन इस सरकार को ये भी चिंता होती है कि बैंकों में डिपॉजिट नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी बातों को बैलेंस करना, मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ा आसान है, एक चुनौती होती है। शेखर, अगला सवाल मनोज का है। बोल रहे भारत में R&D पर खर्च इतना कम क्यों है? इस गति से हम टॉप टियर साइंटिफिक रिसर्च के मामले में अमेरिका या चीन से कैसे कंपटीशन कर सकते हैं? मुझे लगता है कि IITs पर खर्च की जाने वाली धनराशि भी अपेक्षित राशि से काफ़ी कम है, और यहाँ तक कि खर्च की कोई धनराशि भी अक्सर ज़मीनी हकीकत में नहीं झलकती। एम्बिशियस यंग सिटीजन्स के रूप में हम इस समस्या का समाधान कैसे करें? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, भारत को रिसर्च पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए। पर देखें कि भारत का जो बजट है, अब हम GDP एक तरफ है, बजट एक तरफ है। बजट में से सबसे बड़ा हेड तो मैंने आपको बताया इंटरेस्ट का ही है, क्योंकि जी। हमारे पास पुराने कर्जे इतने हैं। उसके बाद डिफेंस है, करीब 11% डिफेंस में जाता है बजट का। ऐसे ही आपकी वेलफेयर और फ्रीबीज है, फ्री फूड ग्रेन है जो आप वापस नहीं ले सकते। वो सब निकालने के बाद आप रिसर्च के लिए पैसा बचता कितना है? अब फ्रीबीज को तो चलिए आप छोड़ दीजिए, मैं कहूँगा कि सरकार अपने एसेट सेल करके, फिर से कहूँगा, रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, कि आप अपना कंट्रोल मत छोड़िए। आप 51% के ऊपर शेयर्स तो बेच दीजिए ना। वो पैसा बोलिए सिर्फ रिसर्च में जाएगा, आधा रिसर्च में, एक तिहाई रिसर्च में जाएगा, एक तिहाई हायर एजुकेशन में जाएगा, और एक तिहाई डिफेंस में जाएगा। और ये 5 साल के लिए आप ऐसी स्कीम बनाइए। तो मेरे आइडियाज़ तो कोई मानता नहीं, पर मैं और मेरे पास कोई डिटेल भी नहीं है कि तफसील नहीं है कि कैसे होता है, लेकिन ऐसे कुछ तरीके निकालने चाहिए ताकि भारत रिसर्च पे और खर्च कर पाए। जी। और दूसरी बात है कि भारत के प्राइवेट सेक्टर को भी रिसर्च पे और खर्च करना चाहिए। शेखर, अगला सवाल रामी रेड्डी का लूँगी, इन्हीं के साथ एक और सवाल लूँगी सूरज का भी। रामी रेड्डी बोल रहे हैं कि बजट को इतनी प्रचार प्रसार और धूमधाम की ज़रूरत क्यों है? क्या ये ब्रिटिश राज की विरासत नहीं है? क्या इसे संसद में दिए गए कुछ बयानों से निपटाया नहीं जा सकता? क्या हम इसे उसी तरह ख़त्म नहीं कर सकते जैसे हमने रेलवे बजट को ख़त्म किया था? ये सब एक ही बार में क्यों करना ज़रूरी है? इसे पूरे साल में कई चरणों में क्यों नहीं कर सकते? क्या अमेरिकी संसद में भी बजट की तरह कोई कार्यक्रम होता है? सूरज भी ऐसा ही सवाल पूछ रहे हैं। वो बोल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार को हर साल बजट भाषण के इस एनुअल फैनफेयर को बंद कर देना चाहिए जिसमें इतनी उम्मीदें जुड़ी होती हैं? क्या दुनिया की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भी बजट प्रस्तुति के नाम पर ऐसा एनुअल फैनफेयर होता है? देखिए, इतना फैनफेयर तो अब ज़्यादातर देशों में नहीं होता है, लेकिन अमेरिका में अब देखिए हर बार अप्रोप्रिएशंस के ऊपर कांग्रेस में हिल पे झगड़ा होता है, फिर रुक जाता है सब कुछ चलना, सैलरीज मिलनी बंद हो जाती है। अभी आप देखें, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, कल अमेरिकन एम्बेसी ने इंडिया में पोस्ट किया कि हमारे ट्विटर हैंडल पे कुछ एक्टिविटी नहीं रहेगी क्योंकि हमारा अभी लॉकडाउन हो गया है। लॉकडाउन का मतलब उनके पैसे रिलीज नहीं हुए हैं क्योंकि हिल के ऊपर लड़ाई हो रही है किसी इश्यूज के ऊपर। जी। तो ये चलता रहता है। जो बजट है, क्या बजट एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है। कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट देती है हर साल में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होता है, साथ में बोलती है अगले साल हमारे प्लान्स क्या हैं, हमारे टारगेट रेवेन्यूज़ के क्या हैं, हमारे टारगेट प्रोडक्शन के क्या हैं, हमारे टारगेट्स खर्चे कहाँ तक ले जाने के हैं। ये एक उस तरह का ही है। और अब समय के साथ साथ बजट का महत्व और बजट की जो एक्साइटमेंट थी वो कम हो गई है, बल्कि बजट उतनी बड़ी स्टोरी नहीं है अब जितनी वो हुआ करता था। पहले तो ज़माने में लोग कहते थे तो बजट आएगा, सिगरेट महंगी हो जाएगी, अलमारी भर लो सिगरेट की। कोई सोचता था कि ब्लेड महंगे हो जाएंगे, अलमारी भर लो ब्लेड की। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता है। बजट में वो लंबा स्टेटमेंट, इसका मैं 10 से 15%, इसका 15 से 20%, अब कुछ नहीं होता ऐसे। GST आ गया। देखिए, जो आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, मॉडर्न इकोनॉमीज, जी। उनमें टैक्सेशन सिंपल,
मॉडरेट और प्रिडिक्टेबल होता है, कंसिस्टेंट, वो रोज़ रोज़ चेंज नहीं होता, और रोज़ रोज़ चेंज नहीं होने से बजट का महत्व भी कम हो जाता है। लेकिन फिर भी बजट जो है वो एक तरह से गवर्नमेंट का पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर सबसे बड़ा स्टेटमेंट होता है। जी। तो यही बजट मान लीजिए कि 2028 में होगा, तब उस समय फिस्कल डिसिप्लिन रखना और भी मुश्किल होगा। अब रखा गया अच्छा है, पर उस समय देखा जाएगा। तो ये सारी बातें बजट में आपको मालूम पड़ती है। चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए, हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।